तो जैसा कि आप लोग थंबनेल पे देख ही रहे होंगे कि आपको एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट दिख रहा होगा जो फोर्थ सेमेस्टर का है, एनालिसिस एंड डिज़ाइन ऑफ एल्गोरिथम। सो ये बेसिकली आपको थोड़ा सा एल्गोरिथम की स्पेलिंग गलत हो गई, सो ये टाइपिंग मिस्टेक कंसीडर कर लीजिएगा। बट अब बात करते हैं कि ये जो एनालिसिस एंड डिज़ाइन ऑफ एल्गोरिथम है, ये बहुत सारी ब्रांचेस का एग्ज़ाम है, ठीक है। सो जैसे हम बात कर लें कंप्यूटर साइंस एंड डेटा साइंस एंड AIML एंड बहुत सारी की ब्रांचेस का एनालिसिस एंड डिज़ाइन ऑफ एल्गोरिथम का एग्ज़ाम है। सो बेसिकली ये सब्जेक्ट उतना टफ है बोल सकते हो अगर आप इसको पढ़ाई नहीं करोगे अच्छे से, बिकॉज ये थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों कंसिडर करता है एंड ये अच्छा खासा वेटेज रखता है इसके न्यूमेरिकल्स पे भी। सो मैंने सोचा कि आपको वन शॉट वीडियो प्रोवाइड की जाए एंड आपको जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है वो भी प्रोवाइड की जाए, ठीक है। एंड जो भी जैसे आपको 0-1 नेक्स्ट प्रॉब्लम और ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम और रिलायबिलिटी डिजाइन मल्टी स्टेज ग्राफ प्रॉब्लम, ये सारे इसके न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है। ग्रेडी भी आ जाता है। सो इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं न्यूमेरिकल में अपन को करने के लिए। सो पहले हम जो थ्योरी वाला पार्ट है उसको कवर करेंगे एंड देन जो हमारा न्यूमेरिकल वाला पार्ट है हम उसको कवर करेंगे। सो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि हमारा मेन एम क्या है, कि हमें पहले अपना थ्योरी कंप्लीट करना है एंड फिर हमें अपना न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने। सो आप लोगों का समय भी मैं यही होप करता हूँ कि आप लोगों ने अपना सिलेबस तो देख ही लिया होगा। तो CD402 एंड ये मतलब CD402 मतलब मेरे को यही मिल गया, तो ये सबके लिए वैलिड है। कोई भी ब्रांच हो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, आपका सिलेबस मैच करेगा। सो हम इसमें यूनिट नंबर 1 में मैं आपको बहुत सारी चीज़ प्रोवाइड करने वाला हूँ, ठीक है। सो यूनिट नंबर 1 में हम थोड़ी थोड़ी चीज़ देखेंगे क्योंकि थ्योरी उतनी ज़्यादा आती है बट न्यूमेरिकल का वेटेज अच्छा खाता रहता है। तो चलिए अब अपने इस वीडियो को शुरू से शुरुआत करते हैं। और एक रिक्वेस्ट है यार, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना यार, ठीक है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत सारी चीज़ें देने वाला हूँ। सो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे अंदर यही आता, थोड़ा सा जो जूम कर लेते हैं अगर प्रॉब्लम। अगर आपको नोट चाहिए तो प्लीज़ आप मेरे को बता दीजिएगा या मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दूंगा, ठीक है। सो नाउ फर्स्ट टॉपिक जो है हमारा एल्गोरिथम। सो एल्गोरिथम मतलब क्या? सो देखो एल्गोरिथम का मतलब ये होता है, देखो मैं आपको बता दूं एक चीज़ कि जो हमारा एल्गो है, तो एल्गो का मतलब ये होता है कि आप किसी भी चीज़ को करने के लिए स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस कर रहे हो वो हमारा एल्गोरिथम होता है, समझ रहे हो ना? बस इतना है। और इसकी डेफिनेशन हम देख लेते क्या है। एल्गोरिथम एक फाइनाइट स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है जो किसी स्पेसिफिक टास्क को सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक। इसमें 5 तरह के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। देखो इनपुट होता है, आउटपुट होता है, डिफाइनाइटनेस होता है, फाइनाइटनेस होता है, इफेक्टिवनेस होता है। सो देयर आर 5 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एल्गोरिथम: इनपुट, आउटपुट, डिफाइनाइटनेस, फाइनाइटनेस एंड इफेक्टिवनेस। सो जो हमारा इनपुट होता है, इनपुट में आप 0 या मोर इनपुट्स हो सकते हैं। आउटपुट हमारा एटलीस्ट 1 हो सकता है। और डिफाइनाइटनेस मतलब हर स्टेप क्लियरली डिफाइन होना चाहिए, ठीक है। और फाइनाइटनेस, अगर इन एल्गोरिथम कुछ स्टेप्स के बाद खत्म होना चाहिए। मतलब फाइनाइटनेस, देखो इनफाइनाइट एंड फाइनाइट में डिफरेंस समझो पहले। जो हमारा इनफाइनाइट है वो लूप मतलब चलता ही रहेगा, और फाइनाइट मतलब वो किसी नंबर पे जाके रुक जाएगा, ठीक है। लेकिन हमारा इनफाइनाइटनेस नहीं रुकता। और इफेक्टिवनेस, हर ऑपरेशन सिंपल और पॉसिबल होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा एल्गोरिथम हो गया। अब बातें हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। सो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको देखनी है तो यह टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए आपको काम करना है। सो यहाँ पे आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा बिकॉज आपको असिम्प्टोटिक नोटेशन भी है और बहुत सारे प्रॉब्लम भी सॉल्व करने को मिल जाएंगे फर्स्ट यूनिट पे, जैसे रिकरेंस रिलेशन, इस टाइप की आपको प्रॉब्लम भी सॉल्व करना है। और इसमें भी आपको टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। सो रिकरेंस रिलेशन की तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, सो
टाइम कितना टाइम लगता है एक एल्गोरिथम को एग्जीक्यूट होने में बेस्ड ऑन द साइज ऑफ इनपुट। ठीक है, देखो बेस्ट केस क्या होता है, मिनिमम टाइम, मतलब ओमेगा बोल दो आप। ठीक है, बेस्ट केस मतलब मिनिमम टाइम ओमेगा, एंड वर्स्ट केस मैक्सिमम टाइम ओ, एंड एवरेज केस एक्सपेक्टेड टाइम। ठीक है, देखो 3 प्रकार के केसेस होते हैं, वेस्ट केस, वर्स्ट केस, एवरेज केस। सो जो हमारा वेस्ट केस होता है वो मिनिमम टाइम होता है, और वर्स्ट केस हमारा मैक्सिमम टाइम होता है, और एवरेज केस हमारा एक्सपेक्टेड टाइम होता है। अब बात करते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस के कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या होता है, कितनी मेमोरी यूज होती है ड्यूरिंग एल्गोरिथम एग्जीक्यूशन। कि मतलब आप कितनी मेमोरी का यूज़ कर रहे हो। जैसे सपोज आपने कोई कोड लेके रखे हो, उसको फुल करके रखे हो, तो ये स्पेस हो गया, और आप अपने एल्गोरिथम को एग्जीक्यूट करोगे तो ये आपका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। सो मैं बता दूं आपको, जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है उसका मतलब होता है कि एक एल्गोरिथम को एग्जीक्यूट करने में कितना टाइम लगता है, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वो होती है जो मतलब कितनी मेमोरी यूज होती है ड्यूरिंग द एल्गोरिथम एग्जीक्यूशन। ठीक है, सो कुछ कॉमन कॉम्प्लेक्सिटी है ओमेगा O1 ठीक है, सो एक्सेसिंग एरे इंडेक्स, ठीक है, एंड एन लीनियर सर्च, लॉग एन बाइनरी सर्च, एन लॉग एन मर्ज सॉर्ट, एंड एन स्क्वायर, ये बबल सॉर्ट। ये कुछ एग्जांपल हैं जो कॉम्प्लेक्सिटी को बताते हैं कि 1 n log n एंड एन स्क्वायर। ठीक है, सो अब बात करते हैं हम टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ। सो देखो टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ क्या है, कि जब आप एक एल्गोरिथम में स्पेस इंक्रीज करके एग्जीक्यूशन टाइम डिक्रीज करते हो या वाइस वर्सा, मतलब एग्जीक्यूशन टाइम इंक्रीज करते हो और स्पेस साइज डिक्रीज करते हो। सो वो हमारा टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ होता है। मे भी आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आता तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ आपको कि जब अपन एक एल्गोरिथम में स्पेस इंक्रीज करते हैं और एग्जीक्यूशन टाइम, देखो स्पेस इंक्रीज करेंगे तो एग्जीक्यूशन टाइम डिक्रीज करता है, और अगर अपन एग्जीक्यूशन टाइम इंक्रीज करेंगे तो स्पेस जो होता है वो डिक्रीज करता है। ठीक है, तो देखो इसके एग्जांपल क्या है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग। सो हमें 3rd यूनिट पे पढ़ने को मिल सकता है। डीपी ये ज़्यादा मेमोरी यूज़ करता है, रिपीटेड कैलकुलेशन अवॉइड कर देता है। देखो ये ज़्यादा मेमोरी यूज़ करके, मतलब ज़्यादा मेमोरी का यूज़ करेगा ये, एंड जो रिपीटेड कैलकुलेशन होगा, सपोज जैसे 2 + 2 = 4, एंड 5 लाइन बाद आपका फिर 2 + 2 आएगा तो वो 4 ही होगा। तो जो हमारा डायनेमिक प्रोग्रामिंग होगा वो उसको हटा देगा, क्योंकि हमने एक बार उसको भाई काउंट कर लिया, तो हमें क्यों यूज़ करना। सो ये इसका बेनिफिट होता है टाइम स्पेस ट्रेड का। ठीक है, अब बात आती है कंप्रेस डेटा। सो कंप्रेस डेटा तो समझते होगे ना कि स्पेस कम यूज़ करता है, लेकिन डिकम्पोजिशन में टाइम ज़्यादा लगता है। देखो कंप्रेस मतलब आपके पास एक बहुत बड़ा डेटा है, समझो मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। आपका डेटा बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत बल्क क्वांटिटी में आपने उसको कंप्रेस किया, तो वो डेटा छोटा हो जाता है, सो कम स्पेस यूज़ कर। लेकिन आप जब उसको उसके ओरिजिनल फॉर्म में लाओगे, डिकम्पोज करोगे या डिकम्प्रेस करोगे, सो वो ज़्यादा टाइम लगेगा, बिकॉज हमें कंप्रेस करने में टाइम कम लगता है एंड डिकम्प्रेस करने में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। सो यही चीज़ बताई है यहाँ पे। ठीक है, मे भी शायद आपको ये जो नोट्स हैं एंड जो मेरी लैंग्वेज है शायद आपके कानों तक जा रही होगी और आपको अच्छा रिलीफ मिल रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा। सो अगर कोई मतलब इस वीडियो के बाद आप मेरे को क्वेरीज बता सकते हैं अगर कुछ मुझे इम्प्रूव करना हो। बाकी मैं भी इसी टाइप से ही पढ़ता हूँ, और मैंने सोचा कि इस टाइप के नोट्स वैल्यूएबल होते हैं और स्टूडेंट्स को समझाने और उनको उनके माइंडसेट में कुछ चीज़ डालने के लिए अच्छी होती है। ठीक है, तो मे भी आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा तो प्लीज़ अपनी क्वेरी बताइए, मैं एक बार फिर से ट्राई करूँगा कि आप लोगों की प्रॉब्लम्स मैं सॉल्व कर सकूँ। ठीक है, सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉम्प्लेक्सिटी बाउंड। सो देखो देयर आर 3 बाउंड्स, अपर बाउंड, लोअर बाउंड एंड टाइट बाउंड। सो जो हमारा अपर बाउंड होता है ये वर्स्ट केस परफॉर्मेंस बताता है। जो वर्स्ट, देखो अभी अपन ने तीन केस पढ़े थे कौन से, वेस्ट केस, वर्स्ट केस, एवरेज केस। सो सेम चीज़ यहाँ पे अपर बाउंड, लोअर बाउंड एंड टाइट बाउंड। सो जो हमारा अपर बाउंड होता है वो वर्स्ट केस परफॉर्मेंस बताता है, जैसे n स्क्वायर, बबल सॉर्ट, ये वही चीज़ आ गई। लोअर बाउंड हमारा ओमेगा होता है, मतलब ये वेस्ट केस परफॉर्मेंस बताता है।
एंड जो हमारा ओमेगा यूज होता है वो किस में यूज होता है, बाइनरी सर्च में यूज किया जाता है। टाइट बाउंड ये एवरेज परफॉर्मेंस बताता है, सेम मर्ज सॉर्ट। अब बात आती है, अब ये यहाँ से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट हो गई है, क्योंकि यहाँ से जो आपके क्वेश्चन आने लगते हैं, सो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। असिम्प्टोटिक नोटेशन, सो जो हमारे असिम्प्टोटिक नोटेशन होते हैं ये एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी को एक्सप्रेस करता है, इग्नोर करता है, कांस्टेंट करता है एंड लोअर टर्म में देता है। देखो जैसे आप ये समझ लो, आपके पास मतलब बहुत ज़्यादा मतलब आपका जो डेटा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है और उसमें मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। सो असिम्प्टोटिक नोटेशन क्या करता है कि एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी को एक्सप्रेस करता है, इग्नोरिंग करता है, कांस्टेंट्स और लोअर ऑर्डर में काम करता है। जैसे नोटेशन है हमारे पास ओ एफ एन, तो ये अपर बाउंड हो गया। अब ओमेगा एफ एन एंड एफ एन, सो ये तीनों जो इनका मीनिंग है ये क्या, वर्स्ट केस, बेस्ट केस एंड एवरेज केस। सो जो हमारा वर्स्ट केस होता है वो एफिशिएंसी जज करना एंड बेस्ट केस हमारा मिनिमम परफॉर्मेंस देता है, और जो हमारा एवरेज होता है वो बैलेंस्ड एस्टिमेट देता है। अब बात आती है एसिम्प्टोटिक नोटेशन में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी हैं जो मैं आपको कराऊंगा आगे चल के। तो लेकिन देखो क्या होता है, ये जो नोटेशन है, मैं नोटेशन के नाम बता देता हूँ, नहीं आप बोलेंगे भैया आप नोटेशन के नाम नहीं बताए। देखो ये ओ टाइप का जो दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं बिगो, BIGOH, ये बिगो FN होता है, ठीक है। तो ये अपर बाउंड होता है, ये वर्स्ट केस के लिए यूज किया जाता है। देखो पहले ये वाली लाइन समझो आप, पूरा ये वाली लाइन, जो हमारा पहला नोटेशन है बिगो OH, अपर बाउंड वर्स्ट केस के लिए यूज होता है। मीनिंग है इसका, यूज कहाँ होता है, एफिशिएंसी जज करने के लिए, ठीक है। एंड नाउ हमारा सेकंड इज ओमेगा FN। सो ये लोअर बाउंड में यूज होता है, बेस्ट केस होता है, बढ़िया परफॉर्मेंस देता है, ठीक है। और जो हमारा होता है थीटा FN टाइट बाउंड, ये एवरेज होता है, बैलेंस एस्टिमेट देता है, ठीक है। तो देखो मे भी आपको समझ में आ गया होगा। सो देखो 3 नोटेशन होते हैं, बिगो, ओमेगा एंड थीटा। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। सो जो हमारा इसमें 2 एल्गोरिथम काम करते हैं, FN इज इक्वल टू n। So FN is a algorithm. Its time complexity is represented by n। ये मैं अपने से बता रहा हूँ, कुछ लिखा नहीं है, तो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। देखो एल्गोरिथम हो गया हमारा, FN is equals to n। FN is a asymptotic notation algorithm. Its time complexity is represented by n and Gn is equals to n square। So GN एल्गोरिथम, इट्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिटन बाय n स्क्वायर। देखो वहाँ पे n था तो n से रिप्रेजेंट की गई कॉम्प्लेक्सिटी, यहाँ पे n स्क्वायर है तो n स्क्वायर से कॉम्प्लेक्सिटी दी गई, रिप्रेजेंट की गई। सो आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। सो अब ना हम आगे की तरफ मूव करेंगे। तो हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा जो कि है रिकरेंस रिलेशन। सो रिकरेंस रिलेशन एंड इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स भी बताई गई हैं। तो मैं आपको, हो सकता है कि मैं आपको वीडियोस के थ्रू ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने के थ्रू बताएं, क्योंकि लैपटॉप में तो पॉसिबल नहीं है ना। सो मैं आपको वो बताऊंगा। सो रिकरेंस रिलेशन, देखो रिकरेंस रिलेशन का मतलब होता है रिकर्सिव एल्गोरिथम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्क्राइब करना, ठीक है। सो यहाँ पे रिकर्सिव एल्गोरिथम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्क्राइब करते हैं। कुछ एग्जांपल हैं, मर्ज सॉर्ट Tn is equals to 2Tn by 2 plus omega n and बाइनरी सर्च Tn is equals to Tn by 2 plus omega 1। सो देखो इसमें 3 तरह के मेथड यूज की जाती हैं। पहला हमारा है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा रिकर्सिव मेथड एंड थर्ड इज मास्टर थ्योरम। सो यहाँ पे आप तीनों टेक्निक का यूज कर लेते हैं, लेकिन अगर आप मेरे से पूछोगे इनमें से सबसे अच्छी कौन सी होती है तो मैं मास्टर थ्योरम को बोलूँगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड और रिकर्सिव ट्री मेथड भी बहुत अच्छे हैं, बट जो मास्टर थ्योरम है वो बहुत अच्छी है एंड ये अच्छे से काम करती है। मास्टर थ्योरम फॉर्मूला, सो if Tn is equals to AT n by b plus Fn, so compare Fn with n raised to the power log ba, divide base 3k, decide based on 3 cases। so यहाँ पे 3 केसेस होते हैं जो कि अपन न्यूमेरिकल में पढ़ेंगे। सो आई होप आपको इतनी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि हमें क्या क्या करना है। एंड देखो मैं आपको केस बता दे रहा हूँ कि एक केस जो होता है,
ए इज इक्वल, रुको 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 गाइस रुको, मैं यहीं पे लिख देता हूँ, ठीक है। सो प्लीज़ मेरे को थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। देखो केस देखते हैं इसके तीन। फर्स्ट केस क्या होता है? फर्स्ट फर्स्ट केस होता है हमारा ए ग्रेटर देन बी टू दी पावर के। सो ये हमारा पहला केस होता है, इसको आप कंसीडर करिएगा, स्मॉल कंसीडर करिएगा, ये बड़ा लिख गया है यार, ठीक है। ए ग्रेटर देन बी टू दी पावर के एंड सेकेंड केस इज ए इज इक्वल्स टू बी टू दी पावर के, ठीक है, बी टू दी पावर के। तो एक केस ये हो गया हमारा। अब इसके सब केस होते हैं, जो हमारा ये हमने केस नंबर बी है हमारा, या केस नंबर हमारा सेकंड है, इसके तीन केस होते हैं। P ग्रेटर -1 एंड P इज इक्वल्स टू -1 एंड P लेस देन -1। सो ये केस होता है। एंड जो हमारा लास्ट केस होता है, लास्ट केस क्या होता है कि यहाँ पे जो हमारा लास्ट केस होता है वो होता है T ब्रैकेट n इज इक्वल्स टू n रेज़ टू द पावर k। तो ये देखो, ये फर्स्ट केस, सेकंड केस एंड ये इसके तीन केस हो गए, सब केस हो गए, एंड ये थर्ड केस। तो ये हमारे जो होते हैं, ये हम मास्टर थ्योरम में केस यूज करते हैं। अब बात करते हैं डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक। तो देखो डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक क्या है कि प्रॉब्लम्स को छोटे सब प्रॉब्लम्स में तोड़ना और उन्हें सॉल्व करके मर्ज करना, ये हमारा डिवाइड एंड कॉन्कर रूल होता है, ठीक है। सो देखो डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक क्या कहती है कि प्रॉब्लम्स, जैसे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हम उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे एंड उनको सॉल्व करेंगे, फिर उनको मर्ज कर देंगे। तो ये हमारा डिवाइड एंड कॉन्कर है। इसमें स्टेप्स क्या क्या लेने पड़ते हैं, देखो हम सबसे पहले डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद हम क्या करते हैं, डिवाइड करने के बाद हम उनको रिकर्सिवली सॉल्व करते हैं। रिकर्सिवली सॉल्व हो जाने के बाद आपको क्या करना है आपको कंबाइन करना है। सो ये हमें ये सब चीज़ें करनी पड़ती है, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये तो भैया हो गया। अब बात करते हैं इसके कॉमन एग्जांपल की। देखो एल्गोरिथम हम बाइनरी सर्च, बिगो, लॉगएन यूज कहाँ होता है, सर्च इन सॉर्ट एरे। दूसरा है हमारा मर्ज एल्गोरिथम का होता है बिगो एंड लॉगएन, स्टेबल सॉर्टिंग होती है। क्विक सॉर्ट का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है बिगो एंड लॉगएन, एवरेज फास्ट सॉर्टिंग होती है। हीप सॉर्ट में बिगो एंड लॉगएन मोस्ट मेमोरी इफिशिएंट सॉर्टिंग होती है। स्ट्रेस मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन बिगो एंड रेज़ टू द पावर 2.81 फास्ट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है। सो डायग्राम आप इसके बाइनरी देखो, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, मैं वो भी बता दूं आपको। यहाँ पे हीप सॉर्ट पढ़ना पड़ेगा, ये जितनी सॉर्टिंग लिखी ना, हीप सॉर्ट, बाइनरी सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी क्योंकि एग्जाम में आता है, ठीक है। एंड हीपीफाई मेथड भी पढ़ लीजिएगा अगर हो सके तो, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं अकॉर्डिंग टू योर एग्ज़ाम। सो क्योंकि एग्जामिनेशन में आ जाता है, ठीक है, भले ही सिलेबस में नहीं लिखा बट अब पूछ लेता है, ठीक है। अब आता है कोड ट्यूनिंग टेक्निक। सो देखो कोड ट्यूनिंग टेक्निक क्या होती है कि पर्पस क्या होता है, कोड को ज़्यादा एफिशिएंट बनाना। देखो कोड ट्यूनिंग टेक्निक्स क्या होती है, कोड को ज़्यादा एफिशिएंट बनाना, कोड को ज़्यादा एफिशिएंट बनाना, स्पीड मेमोरी दोनों के लिए। देखो अगर आपका कोड ज़्यादा एफिशिएंट होगा तो स्पीड भी बढ़िया होगी एंड मेमोरी भी बढ़िया होगी। लूप ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये होता है कांस्टेंट एक्सप्रेशन लूप के बाहर ले जाओ, एंड जो कांस्टेंट एक्सप्रेशन है, जैसे लाइक जो चीज़ें कांस्टेंट हैं उनको बाहर ले जाओ एंड लूप अनरोल करो, अर्ली एग्जिट कर देते हैं, ठीक। तो ये हमारा जो होता है ये लूपिंग वो ऑप्टिमाइजेशन। अब आते हैं डेटा ट्रांसफर ऑप्टिमाइजेशन। डेटा ट्रांसफर ऑप्टिमाइजेशन मतलब क्या होता है, एरे ट्रेवर्सल एफिशिएंट होता है, बफरिंग टेक्निक होती है। लॉजिक ऑप्टिमाइजेशन, नेस्टेड लूप अवॉइड कर देते हैं अपन, बेटर एल्गोरिथम यूज करते हैं जैसे हैशिंग इंस्टेड ऑफ लीनियर सर्च। सो ये आपका पूरा मैंने आपको फर्स्ट यूनिट आपका क्लियरली समझा दिया। अब इसके न्यूमेरिकल बचते हैं। सो न्यूमेरिकल जो हम हैं वो आने वाले वीडियोस में हम एक एक करके न्यूमेरिकल देखेंगे, क्योंकि बिना इसके न्यूमेरिकल के हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो चलिए
अब स्टार्ट करते हैं, 1 मिनट का समरी देते हैं। एल्गोरिथम क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है, टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम एंड मेमोरी का यूज, ट्रेड ऑफ, स्पेस बढ़ेगा तो टाइम घटेगा, टाइम बढ़ेगा तो स्पेस घटेगा, बाउंड्स, बिगो बिगो ओ एच, ओमेगा, थीटा, वेस्ट वेस्ट, एवरेज केस, रिकरेंस रिलेशन, रिकरेंस टाइम फार्मूला, डिवाइड एंड कॉन्कर, पहले डिवाइड करो, सॉल्व करो, मर्ज करो, कोड ट्यूनिंग, इम्प्रूव्ड स्पीड एंड लॉजिक इफिशिएंसी। सो ये रहा मेरा मतलब फर्स्ट वीडियो था, एंड जो हमारा इसके यूनिट सेकंड है, एंड जो इसका यूनिट फर्स्ट में जितने भी न्यूमेरिकल हैं, चाहे वो असिम्प्टोटिक नोटेशन से हो, रिकरेंस रिलेशन से हो, हीप सॉर्ट हो, मर्ज सॉर्ट हो, ये सारी चीज़ें मैं आपको समझाने वाला हूँ, और इतने प्यार से समझाऊंगा कि आप लोग भी बोलोगे क्या सर पढ़ाया आपने, ठीक। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज़ एक लाइक वाला बटन दबा दीजिएगा, सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिएगा, और इसकी वीडियो कंटिन्यूसली आपको देखने को मिल जाएंगे, और आपका पेपर अच्छे जाएगा। एंड जो एग्ज़ाम के क्वेश्चंस हैं या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो वो आपको पहले मैं 1 शॉट कंप्लीट करूँगा, देन आपको इंपॉर्टेंट दूंगा, दैट्स वाई आपको पढ़ने में भी मजा आएगा सर। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इस 1 शॉट वीडियो को एंजॉय कीजिए।